नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में मैं ख्वाजा हुसैन व्याख्याता संस्कृत आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में द्वंद्व समास के भेद इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा है। अब हम इस कक्षा में द्वंद्व समास का जो द्वितीय भेद है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो समाहार है समूह अर्थ में आता है और जो सामासिक पद होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। पहली बात तो समूह समाहार अर्थ में, आता है। दूसरा समस्त पद नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन होता है। हमने इतरेतर में देखा था, वहाँ पर चे आया हुआ है। प्रत्येक पद के अनुसार दो है तो द्विवचन, दो से ज़्यादा है तो बहुवचन में आता है, लेकिन यहाँ पर जो समस्त पद आएगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। अब साथ में जब हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पर तेसाम समारय या तयो समारय लिख देते हैं। और कई बार क्या होता है कि नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लिखना अच्छा है। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम पानी पादम। अब हमने जो इतरेतर द्वंद्व पढ़ा था उसमें दो अलग अलग वस्तुओं का भी है। यहाँ समार में क्या है कि एक जैसी, ये जैसे अपने पानी कहते हैं अपने हाथ को, पादम पैर को। तो हाथ और पैर का जो समूह है एक अंग है, दोनों ही शरीर के अंग हैं, तो इनका समार अर्थ में आता है। तो अपने पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च तेषाम समाहार है, ये अर्थ लिख देते हैं हम। इसका विग्रह इस प्रकार से होता है। द्विवचन में है पाणी, पादौ भी द्विवचन में है। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार, और पाणी च पादौ च वो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ समाहार अर्थ में है तो पाणी पादम लिख दिया हमने। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, रथिका अश्वारोहम, रथिका अश्वारोहम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रथिकाश्च अश्वहोराश्च, अश्वारोहाश्च, यानी रथ और अश्व पर सवार, अश्वारोहाश्च, यानी रथिकाश्च रथ पर सवार और अश्व यानी घोड़ों पर सवार जो सैनिक होते हैं उनका समाहार है। तेषाम समाहार, रथिका अश्वाहोरम। तो रथिकाश्च अश्वाहोराश्च ये हो गया। अब है युकालिक्षम, युकालिक्षम, युकालिक्षम। अब यहां क्या हो जाएगा, युकाश्च, युकाश्च और लिक्षाश्च तेषाम समाहार है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जू और लिखों का समूह, तेषाम समार है इनका समूह। तो ये जो समार अर्थ में आ रहा है, किस अर्थ में आ रहा है, ये सभी समार अर्थ में आ रहा है। तेषाम समार, अहि नकुलश्च। चौथा देखते हैं, देखिए अहि नकुलम, अहि नकुलम, अहि नकुलम, अहि यानी सांप, नकुलम यानी नेवला। अब इनमें क्या है, जन्मजात टकराव है
लेकिन इनका समूह अर्थ में ये आता है, समार अर्थ में आता है, तो क्या कर देंगे, अहिनुकुलम, अहिश्च, अहिश्च और नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च तेषाम समाहारः, तेषाम समार, अहिश्च नकुलश्च तेषाम समार। इसी प्रकार से जो जन्मजात जिनके दुश्मनी हैं वो गो व्याघ्रम, गाय और बाघ के जो है जन्मजात दुश्मनी है, लेकिन फिर भी इनका समार अर्थ में आता है गावश्च व्याघ्रश्च तेषाम समाहारः, यानी शब्द जो समस्त पद विग्रह हैं उनके पीछे हम क्या लिख देते हैं, तेषाम समाहारः। जो विग्रह हो रहा है वो इतरेतर द्वंद्व की तरह ही हो रहा है, जैसे पाणी चे पादु चे, वहाँ पर भी हमने चे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चेंजेज हैं, दो परिवर्तन हैं। दो परिवर्तन क्या है, जो समस्त पद है वो समार अर्थ में होने की वजह से समस्त जो पद है या समास विग्रह है वो समार अर्थ में है, तो यहाँ पर जो समस्त पद बन रहा है वो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। तो गो व्याघ्रम, फिर हम देख लेते काकुलकम, काकुलुकम, काको उल्लुकम, काकोलुकम, इसका संधि पद बन गया है काकाश्च उल्लुकाश्च, क्या हो जाएगा, काकाश्च और उल्लुकाश्च, काकाश्च उल्लुकाश्च तेषाम समाहारः है। ये समाहार अर्थ में आता है। और भी खूब सारे उदाहरण देखते हैं हम समार के। ध्यान ये रखना है कि जो समार अर्थ में आता है उसका समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में आता है, और समस्त विग्रह जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि तेषाम समारे उनके पीछे हम लिख देते हैं। जैसे मूषक मार्जारम, मूषक मार्जारम, मूषक मार्जारम, यहाँ पर भी देखो मूषक यानी चूहा, तो मुस्काश्च, मार्जारा, मार्जारा, मार्जाराश्च, यानी कहने का मतलब यह है कि मूषक और मार्जार, मार्जार कहते हैं बिल्ली को, तो इनका भी जन्मजात दुश्मनी होती है, लेकिन इनका भी तेषाम समाहार है। समाहार अर्थ में लिख दिया। अब है शीतोष्णम, शीतोष्णम, यहाँ भी क्या हो जाएगा, शीतम च उष्णम च तेषाम समाहारः है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, यानी शीतोष्ण ठंड और गर्म का समाहार, तो ये समाहार अर्थ में आ गया। अब हम देखते हैं धर्माधर्मम, धर्मा धर्मम, यहाँ भी क्या है, समाहार अर्थ आ रहा है, धर्मम धर्मश्च और अधर्मश्च, अधर्मश्च तेषाम समाहार है। समाहार शब्द में लगेगा, तयो समारे भी कहीं कहीं आएगा, धर्माधर्मम आ गया। चराचरम, चराचरम, चर और अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, चरैच अचरैच तेषाम समाहार है। अब और ले लेते हैं पाप पुण्यम, पापम च पुण्यम च तेषाम
क्षमाहारः। इस प्रकार से ये अपना क्षमार द्वंद्व जो है ये चलता रहता है। किसमें? समार अर्थ में। इधर सामासिक पद में नपुंसकलिंग एक वचन और इधर वही जो इतरेतर की तरह हम समास विग्रह में चे वगैरह का चे का प्रयोग करते रहते हैं। अब देखिए वाक् त्वचम, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। वाक् त्वचम, वाक् त्वचम। अब इसमें क्या है देखिए, वाक् त्वचम में वाक् च त्वक् च, वाक् च त्वक् च, तयो समारे या तेषाम समारे, तयो समारे अर्थ में आ जाता है। वाक् और त्वचा, वाक् यानी वाणी, त्वक यानी त्वचा। छत्रोपानहम, छत्रो उपानहम, छत्रोपानहम। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका विग्रह? छत्रम च, छत्र यानी छाता, छत्रम च उपानत च, उपानत कहते हैं जूते को। छत्रम च उपानत च छत्रोपानहम। और इसका प्रमुख उदाहरण जो है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो अपने उदाहरण हैं द्वंद्व के, आपको विशेष ध्यान ये देना है कि समारार्थ में हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है, लेकिन वहाँ पर द्वंद्व समास है। ध्यान देना है आपको। मैंने उदाहरण दिया है द्वादश है, मैंने उदाहरण लिखा है द्वादश है। यहाँ पर आपको जैसे ही द्वादश लिखा वैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि संख्या है, तो संख्या है तो संख्या पूर्व द्विगु, हमारे सीधा दिमाग में यही आता है, हम वहाँ पर द्विगु समास कर देते हैं। लेकिन पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल संख्या पूर्व में होने से वो द्विगु समास नहीं हो सकता, क्योंकि वो अविभावी हो सकता है, वो बहुव्रीहि भी हो सकता है और वह द्वंद्व भी हो सकता है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में द्विमूर्धय, त्रयमूर्धय है, ये जो उदाहरण पढ़े थे, वहाँ पर बहुव्रीहि समास था, संख्या पूर्व में था लेकिन वह द्विगु नहीं था। पंचगंगम पढ़ा, वहाँ पर भी आपके द्विगु नहीं होकर के अविभाव समास है, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलरली एक नदी का नाम है। इसी तरह ये संख्या है तो दोनों तरफ ही क्या है, द्वादश है। तो द्वौ च दश च, ये इसका समास विग्रह है। तो 10 और 2, 10 और 2, तो वहाँ पर संख्या जब आ रही है तो केवल संख्या ही आ रही है, तो वहाँ पर आपको द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अष्टादश है, अष्टादश जो होता है, अष्टादश का मतलब 18, तो अष्टौ च दश च, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब यदि हम ये कहें त्रयोदश है, त्रयोदश है, तो यहाँ पर त्रयोदश जो है वो क्या है, त्रयश्च दशश्च, त्रय 3 और 10। तो केवल अपने संख्या होने से ही वो समास है, द्विगु समास नहीं हो सकता, वो द्वंद्व भी हो सकता है। तो ये द्वंद्व के प्रमुख उदाहरणों में समार द्वंद्व जो था उसके प्रमुख उदाहरणों हमने पढ़ लिए, और ये संख्या वाला है ये भी प्रमुख उदाहरणों में है। अब हम पढ़ते हैं एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व जो समास है, इसमें क्या है, जैसे नाम ही है, सामान्य परिचय के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि एक शेष 2 पद होते हैं, उनमें एक शेष रहता है, तो एक शेष द्वंद्व कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखूं रामौ,
तो सामान्यतः जब रामौ शब्द आता है तो द्विवचन में है, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करेंगे रामश्च रामश्च, दोनों ही राम का लिख देंगे। फिर यदि ये कहा जाए रमे, रमे लिख दिया, द्विवचन है, तो रमा च रमा च, आप ऐसे भी इसका विग्रह कर सकते हो। एक शेष रह गया। अब यदि मैंने लिखा फलानी, बहुवचन है, तो आप क्या करोगे, फलम च और फलम च, यानी बहुवचन है 3 बार लिख दिया, लेकिन शेष क्या रह रहा है, एक शेष रह रहा है। अब क्या होता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला है, 2 आते हैं तो पुल्लिंग शेष रह जाता है। इसका उदाहरण देखिए, पितरौ, हमने इतरेतर द्वंद्व में पढ़ा था पितरौ का माता च पिता च, तो यहां पर क्या होगा, माता च पिता च, विग्रह तो वही होगा, लेकिन सामासिक पद 2 बनेंगे। इसका पितरौ भी बन सकता है और माता पितरौ भी हो सकता है, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पर एक शेष द्वंद्व का उदाहरण पूछे तो केवल पितरौ ही रहता है। इसी तरह यदि पुल्लिंग अर्थ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो तो वहाँ पर पुल्लिंग जो है वो शेष रहता है, तो इसका क्या होगा, हसी च, यानी यहाँ पर क्या है, हंसी च हंसे च, तो यहाँ पुल्लिंग शेष रहेगा, तो द्विवचन हंसो आ गया। इसी तरह चटकौ है, तो द्विवचन है, चटका च चटकश्च, चटका च चटकश्च, ये चटका स्त्रीलिंग, ये चटकश्च पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शेष रहता है। इसी तरह यदि हम कहें भ्रातृ, तो भाई है, भ्रातृ का अर्थ होता है भाई, तो भ्राता च श्वसा च, भ्राता च श्वसा च। तो कहने का आशय यह है कि एक शेष में क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उन पदों में एक पद शेष रहता है, इसलिए इसका नाम एक शेष द्वंद्व है। विग्रह जो है करते समय वही जो पूर्व के नियम है वही लगते हैं, जैसे रामौ है, द्विवचन है। यदि हम कृष्ण रामौ कर देते हैं, कृष्ण रामौ, तो 2 नाम आ गए, इतरेतर द्वंद्व हो जाता है, एक नहीं रहेगा, वो दोनों शब्द आ जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है एक शेष रह रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक शेष द्वंद्व। रामौ है, तो अब हमें क्या करना है, रामश्च रामश्च। आप चाहें तो किसी का नाम, कई बार क्या है प्रश्न जो आते हैं उनमें 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन दे दिया रामश्च, या एक दूसरा नाम दे दिया सुरेशश्च या सुरेशश्च रामश्च और रामौ आ गया, तो भी वहाँ हो जाएगा, किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे रमे है, रमा च, या यहाँ आ गया रमे, यहाँ लिख दिया समासिक पद तो रमे लिख दिया, लेकिन जब विग्रह में लिख दिया लता च रमा च, और रमा जो है एक शेष रह गया, तो भी वो सही है, गलत नहीं होगा। इसी तरह फलानी है, फलम च, या पत्रम च पुष्पम च फलम च, तो भी वो सही हो जाएगा। पितरौ है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, माता च पिता च, यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, एक शेष रह रहा है, पितरौ आ रहा है, तो एक शेष रह रहा है। यदि पितरौ नहीं है, माता पितरौ है, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। इसी तरह हंसौ पुल्लिंग शेष रह रहा है। तो कहने का आशय यह है कि जहां पर एक शब्द शेष रहता है उसको एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। हमने इस कक्षा में और पूर्व की कक्षाओं में समास के बारे में पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे की कक्षाओं में एक नए प्रकरण के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।